बिहार में चुनावी चौसर बिछी, दोनों धड़ों से धड़ाधड़ नामांकन शुरू, लेकिन दोनों ही तरफ से सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार। महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझी। राहुल गांधी और खड़गे की दखल के बाद भी कांग्रेस आरजेडी के बीच सीटें नहीं तय हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के लिए कट्टर हिंदुत्व का नैरेटिव सेट कर दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह घुसपैठ का मुद्दा बार बार उठाते रहे। भाजपा की तरफ से पीएम मोदी से लेकर 40 बड़े नेता स्टार प्रचारक के रूप में बिहार की जमीन पर देंगे दस्तक। नमस्कार, न्यूज प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम सियासी समर में सबसे पहले हम बात करेंगे सीएम चेहरे को लेकर। दोनों धड़ों में सस्पेंस बरकरार है। दोनों तरफ की बड़ी पार्टियां सीएम का चेहरे का ऐलान करने से कतरा रही हैं। कई बार पूछने के बाद भी कांग्रेस ने महागठबंधन की ओर से सीएम चेहरा साफ नहीं किया है। दोनों की पार्टियों की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीएम कौन होगा नहीं बता रही। तेजस्वी यादव भले खुद को बार बार सीएम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, लेकिन राहुल गांधी इस सवाल पर गोलमोल जवाब देते हैं। इसी तरह एक चैनल के इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वो कौन होते हैं सीएम तय करने वाले। सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा गठबंधन के सारे दलों के विधायक अपना नेता चुनेंगे और यह नेता अपना सीएम तय करेंगे। नीतीश के सवाल पर कहा इसमें कोई संशय नहीं है कि एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। अमित शाह ने छपरा की रैली में भी दोहराया कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सीएम चेहरे पर कुछ नहीं कहा। अभी तक माना जा रहा था कि कम से कम एनडीए में सीएम का चेहरा तय है, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद इधर भी संशय की स्थिति बन गई है। जदयू अपनी तरफ से लगातार नीतीश कुमार को सीएम रूप में प्रस्तुत करता रहा है, लेकिन विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि चुनाव के बाद भाजपा उनको किनारे कर देगी। अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने कहा कि नीतीश के साथ खेल हो रहा है। तेजस्वी तो यहां तक कहते हैं कि चाचा नीतीश को हाईजैक कर लिया गया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि अमित शाह सोचते हैं कि पूरा देश की जनता उनकी स्टूडेंट है। बड़े आसानी से उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने साफ कहा कि वो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। उदित राज ने कहा कि अमित शाह मालूम है कि 14 नवंबर के बाद स्थिति बिगड़ने वाली है, इसलिए वो जेडीयू को और छोटा करने वाले हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस नेता उदित राज ने। देखिए, ऐसा है कि अमित शाह जी सोचते हैं कि पूरे देश की जनता उनकी स्टूडेंट है, बच्चे हैं। बड़े आसानी से कल बोल दिया कि अरे भाई, चुनाव तो मतलब सीएम तो चुनाव के बाद में एमएलए बनाते हैं। तो भैया ये गुजरात में कल क्या किया, यहाँ से एक आदेश गया, वो 12-13 मिनिस्टर इस्तीफा दे दिए। तो एमएलए ने थोड़ी जुट करके या इकट्ठा होकर कहा था। तो साफ हो गया है अब कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। एक दूसरी बात है, इंतजाम नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का कर दिया था, लेकिन टाइमली नीतीश कुमार ने कुछ एक्शन ले लिया है, कुछ प्रिकॉशन ले लिया है। जैसे कि जो एलजेपी को ज़्यादा सीटें दी थी और जिताऊ सीटें दी थी, वहाँ पर नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट दे दिया और तोड़ना शुरू कर दिया। तो थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो यह साफ बात है। और एमएलए कौन होते हैं चुनने वाले सीएम? कभी 6 महीने में 3 बार उत्तराखंड में एमएलए चीफ मिनिस्टर बदले गए थे और वहाँ कोई एमएलए की मीटिंग हुई थी। वो तो यहाँ से सेंटर से आदेश जाता है, तो जो आदेश अमित शाह जी और मोदी जी का जाएगा वही होगा। अमित शाह के बयान के बाद सवाल उठने शुरू हुए तो जदयू की तरफ से भी सफाई आने लगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। उन्होंने कहा अमित शाह ने प्रक्रिया की जानकारी दी है, इसमें एनडीए महागठबंधन में दरार की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कहा जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा।
हमारे गठबंधन के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्टता के साथ कहा कि 2025 फिर से नीतीश पे कहीं कोई गुंजाइश है क्या? और आदरणीय गृह मंत्री जी ने प्रक्रिया की जानकारी दी। तो विधायक दल की बैठक कौन बुलाएगा? नियुक्ति का पत्र कौन देगा? तो जब नियुक्ति का पत्र देने का अधिकार संगठन को है, तो संगठन के अध्यक्ष बोल ही रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए एनडीए गठबंधन में करार की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल और केवल करार है, वह भी जनता की आकांक्षा के अनुरूप है। तो स्वाभाविक है, हर एक राजनीतिक दल में यह सहमति है। जहां तक मुझे स्मरण है 1991 या 92 में दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों की बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया था, इसमें लालू जी राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, हम उस समय ज्योति बसु थे, गीतेश्वर शैकिया थे। इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से यह तय किया था कि घुसपैठी को देश के अंदर में आने की इजाजत नहीं है। लालू जी ने तो यहां तक कह दिया था कि मुझे आश्चर्य होता है, उसके दस्तावेज मेरे पास है, कि घुसपैठियों को राशन कार्ड देते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या घुसपैठी को राशन कार्ड दिया जाएगा? ये देश धर्मशाला है, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबका है। तो देश के बाहर के लोगों को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी देश के अंदर, न दी जानी चाहिए। एनडीए ने तो सीटों की अपनी गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का फंसा पेंच खुलने का नाम नहीं ले रहा है। आज जब पहले चरण के नामांकन का समय समाप्त हो गया, तब भी सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की दखल के बाद भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच 5 सीटों को लेकर गांठ अभी भी नहीं खुल पाई है। उधर वीपीआई के संस्थापक सहनी 15 सीटों के साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बता दी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि महागठबंधन के सभी घटक दलों ने अपने अपने हिसाब से अपने प्रत्याशियों को नामांकन करा दिया है, लेकिन अभी भी तय नहीं है कि किसके पास कौन सी सीट रहेगी। कांग्रेस ने आज ही अपने 48 प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर दी। अब कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। सीटों को लेकर महागठबंधन की स्थिति पर अब भाजपा और एनडीए तंज कस रहे हैं। वो कहने लगे हैं, जो गठबंधन अपनी सीटें नहीं तय कर पा रहा है, वह चुनाव क्या लड़ेगा। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा कि विपक्ष का अब बिहार में कोई भविष्य नहीं है। सांसद संजय झा ने कहा कि आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। एनडीए ने एकजुट होकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और कल से मुख्यमंत्री का कैंपेन भी शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष अंतिम दिन भी कुछ तय नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है और वो एनडीए के पक्ष में है। आइए सुनते हैं क्या कहा जदयू सांसद संजय झा ने। आज आप सब जानते हैं कि पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। एनडीए पूरा एकजुट होकर के अपना नंबर डिक्लेयर किया, अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कल से मुख्यमंत्री जी का कैंपेन शुरू हो गया। आज अन्य नेताओं का, गृह मंत्री का भी प्रचार आज से शुरू है। और जहां तक विपक्ष की बात है, आप सब देख रहे हैं, अंतिम दिन भी आज कौन कितना लड़ेगा, कहां लड़ेगा, आज तय नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा बिहार का कल्याण करना है ही नहीं। लोग देख रहे हैं कि रात में कोई संबुल लेके जाता है, फिर दूसरा से संबुल छीन लेता है, कोई ज्यादा कुछ दे दिया तो तीसरा को बुलाकर दे दिया जाता है। किसी को आज अखबार में ही देखा है, किसी का संबुल लेके गए और फिर चाय के बहाने बुलाया, फिर संबुल छीन लिए। तो वहां तो ये खेल चल रहा है। तो बिहार की जनता सब देख रही है और मुझे लगता है कि कल के कैंपेन के बाद जो माहौल बन रहा है, ये लैंडस्लाइड है एनडीए के पक्ष में और एक बड़े मार्जिन से चुनाव हम लोग जीतेंगे। एनडीए उनका विजन तो देख रहा है ना, लोग उनका विजन तो कोर्ट देख रहा है। कैसे विजन देख करके लोगों को नौकरी दिए थे, वो नहीं देख रहे हैं। कॉग्निजेंस लेना कोर्ट का प्रूव करता है ना, रेमेफेसी आप गड़बड़ किए थे। और विजन क्या उनका होगा ये बताइए ना।
आज तक न टिकट बटा न अलायंस फिक्स कर पाए। तो उनका विजन तो कुछ है नहीं बिहार के लिए। उनके पार्टी का विजन बिहार की जनता देख चुकी है 15 साल। किस विजन से 15 साल बिहार को चलाए थे और नीतीश कुमार जी को कितना मेहनत करना पड़ा इस बिहार को ठीक करने के लिए इस 20 साल में। ये बिहार, और नहीं तो क्यों नीतीश कुमार जी को टाइम एंड अगेन जनता उनके चेहरे पर वोट देती रही, उसका वजह यही है ना, क्योंकि लोग बिहार में आज भी अब जात धर्म पे लोग नहीं वोट मांगता है। ये नैरेटिव को नीतीश कुमार जी ने बदला कि डेवलपमेंट के नाम पर काम पर जाकर वोट मांगना, और जो हम लोगों ने काम किया 5 साल उस पर लोगों के बीच में जा रहा है। और मैं पहले भी बोला हूं, बिहार के लिए एक स्वर्णिम मौका है जब डबल इंजन की सरकार है, जब केंद्र से भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है और नीतीश कुमार जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी चिंता करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार को पहुंचे तो बिहार का नैरेटिव सेट कर दिया। विकास बनाम बुर्का का नारा देकर उन्होंने बता दिया कि कट्टर हिंदुत्व ही भाजपा का नैरेटिव रहेगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस को विकास नहीं बुर्का चाहिए। 2 सभाओं में सीएम योगी इसी पर कायम रहे। उन्होंने भी पीएम मोदी और अमित शाह की तरह घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस आरजेडी को घेरने की प्रयास किया। सीएम योगी की प्रचार के लिए एनडीए में जबरदस्त डिमांड है। फिलहाल भाजपा की तरफ से योगी की 25 सभाएं तय की गई हैं। इन सभाओं से योगी 100 से 150 तक सीटें प्रभावित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज छपरा की रैली में कश्मीर में धारा 370 और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके सीएम योगी के नैरेटिव को और मजबूत किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने गृह मंत्री अमित शाह की घुसपैठ के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि अवैध प्रवासी शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में एक प्रमुख मुद्दा रहे हैं, क्योंकि वो देश की संपत्ति पर जबरन दावा करते हैं और स्थानीय लोगों के हितों को भी प्रभावित करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार की पहचान बन रही है। बिहार में नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो रही है। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आ रही है। देखिए, घुसपैठिए जो हैं वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में एक प्रमुख विषय रहे हैं, क्योंकि ये घुसपैठिए जो हैं वो देश की संपत्ति पे जबरदस्ती अपना हक जताते हैं और यहाँ तक कि यहाँ के झारखंड के, बिहार के और भारत के मुसलमानों का हित करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए जो योजनाएं चल रही होती हैं वो 20 सूत्री, माफ कीजिएगा 15 सूत्री योजना हो या फिर उनके लिए स्कॉलरशिप योजना हो, सबको डकार जाते हैं। और घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदलती है। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इन्हें वोट बैंक की तरफ प्रयोग किया है। तो हम तो बिल्कुल घुसपैठियों के खिलाफ हैं। एसआईआर के बाद बहुत सारे घुसपैठी आइडेंटिफाई हुए हैं। अब उनको बाहर कान पकड़कर इस देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। इंडी अलायंस तो हमेशा से घुसपैठियों को दामाद की तरह ट्रीट करता है। जब भी घुसपैठियों को भाजपा या अन्य दल हटाने की बात करते हैं तो वो उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। आखिर कांग्रेस ने ही आजादी के 50 से ज्यादा वर्षों तक शासन किया और ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनको इन्होंने न सिर्फ आधार कार्ड बल्कि वोटर कार्ड तक उपलब्ध करा दिया। तुष्टीकरण के कारण ये इनके वोट बैंक बन गए हैं, इसलिए इनको दर्द तो होगा। लेकिन साहब, आप हाँ कहें या ना करें, घुसपैठियों को तो हम बाहर निकाल कर रहेंगे। हालांकि एनडीए को दूसरे दलों में योगी को लेकर हिचक है। उनको डर है कि योगी के कट्टर हिंदुत्व के नैरेटिव से उनके मुस्लिम वोट खिसक सकते हैं। एनडीए घटक दलों को इसका एहसास भी हो गया है। शायद इसलिए मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या घटा दी है। 2020 में जदयू ने 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सारे प्रत्याशी हार गए थे। 2010 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो पिछले चुनाव में एनडीए को सिर्फ 5 से 6% ही मुस्लिम वोट मिले। 2010 में एनडीए को 21% मुस्लिम वोट मिले थे। शायद ये स्थिति देखकर ही इस बार जदयू ने सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। आइए सुनते हैं कल सभाओं में क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार की पहचान बन रही है। बिहार में नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो रही है। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आ रही है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं।
देती है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महाउत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से खिलता हुआ दिखना चाहिए। एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहाँ के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके साथ आया हूँ जुड़ने। अब भाजपा के नैरेटिव पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, भाजपा के पास कुछ नहीं बचा तो वो हिंदू मुस्लिम पर उतर आई है। आइए सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है। अमित शाह जी के पास जब कुछ नहीं बचा तो वो हिंदू मुसलमान करने के लिए घुसपैठियों का नाम ले रहे हैं। अमित शाह जी जरा खुलासा कीजिए ना कि कितने घुसपैठियों को आपने चिन्हित किया, कितने घुसपैठियों को निकाला। जो सूचना आ रही है कुल 700 लोगों का किया, जिसमें से 400 लोग नेपाली थे, 200 लोग बांग्लादेशी मिले। ये सूचना आई है, अपुष्ट है, इसकी आप जरा पुष्टि कीजिए। बताइए ना कितने लाख लोग निकले हैं। सच बात यह है कि पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है और पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है। अगर अब तक घुसपैठिए नहीं निकाले गए हैं तो आपका निकम्मापन है, आपकी सरकार की कायरता है और ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। आपका अपना बयान स्वयं में सिद्ध कर रहा है कि आप लोगों का नाकारापन है। आप लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मंच पर बैठ करके अपनी शर्मिंदगी को सार्वजनिक कर रहे हैं। ऐसी शर्मिंदगी अगर सरकार के पास है तो ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। उस सरकार को तो निश्चित तौर पर अपने पद से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति छोड़ करके अपने घर बैठना चाहिए कि वो पिछले 11 साल से घुसपैठियों को नहीं निकाल पाई। हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि जिन्हें इतिहास का इतना भी ज्ञान नहीं है कि सरदार पटेल कब तक जिंदा थे, 1960 में वो सरदार पटेल को जिंदा रखे हुए थे, वो आज की डेट में हमें इतिहास का ज्ञान नहीं दे तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं। एसआईआर पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। एसआईआर अभी भी हुई है, पहले भी हुई और आगे भी होगी। एसआईआर के समय पर प्रश्न चिन्ह था, मुद्दे को घुमाइए मत, मुद्दे को डेविएट मत करिए, मुद्दे से भटकाइए मत, भटकिए मत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अटकाती है, भटकाती है और लटकाती है। ये संघ का भी और भाजपा का एजेंडा है। इस एजेंडे में जनता नहीं फंसने वाली। जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि कितने घुसपैठिए आपने निकाले भाई। जो लोग बता रहे हैं, योगेंद्र यादव की कोई रिपोर्ट है, बताते हैं कि वो 700 घुसपैठिए जिसमें 400 शायद नेपाली, तो 8 करोड़ में से मात्र 300 बांग्लादेशी को निकालने के लिए आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं? या फिर भारत में हिंदू मुसलमान आप कराना चाहते हैं? या हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना चाहते हैं? या मजारों पे आप झंडे लगवाना चाहते हैं? और इस बात के लिए आपको इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है अमित शाह जी। ये तो आपके शासनकाल में हो रहा है। आंख खोल करके देख लीजिए। 14 तारीख के बाद आपको नया बिहार मिलेगा। घुसपैठ भी बंद होगी और आप लोगों की भी घुसपैठ बंद हो जाएगी। एनडीए ने अलीगढ़ से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा तो आरजेडी ने भोजपुरी फिल्मों के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न कुमार को छपरा से मैदान में उतार दिया। इससे पहले भाजपा ने मैथिली और आरजेडी ने खेसारी और उनकी पत्नी को आनन फानन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। चुनाव मैदान में आते ही दोनों कलाकार नेता बन गए और नेताओं का भाषा बोलने लगे हैं। सुनिए दोनों ने क्या कुछ कहा। बहुत उत्सुकता है, मतलब सबसे ज़्यादा तो इस बात की खुशी है कि ये मौका मुझे दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लायक मुझे समझा। और जन सेवा के लिए मैं हमेशा से समर्पित रही हूँ। मन मेरा कहीं ना कहीं हमेशा बिहार में अटका हुआ है, मिथिलांचल में अटका हुआ है, लेकिन अब ज़मीन पर सबके साथ जुड़ करके उनके लिए काम करना, ये चीज़ें मैं सोच के बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और जीवन के 25 साल मैंने अपने संगीत को पूरी तरीके से दिए हैं
और अब जन सेवा जो है मेरी प्रायोरिटी है। लोगों के लिए बहुत सारे काम करने हैं और कल से ही मेरा शुरू होता है सफ़र। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी लोग डरते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि एक कला राजनीति का कैसा सामंजस्य बैठेगा, लेकिन अगर आप समझे जन सेवा का जो अर्थ है, लोगों से जुड़ना, लोगों के मन की बात समझना, और कहीं ना कहीं एक कलाकार होने के नाते मैं लोगों को और बेहतर समझ पाऊंगी, और यूथ और महिला को जोड़ने का जो काम है इसके लिए भी मेरे पास अभी शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मन में इतनी सारी चीज़ें घूम रही हैं कि मैं लोगों के साथ क्या बात करूँगी, उनके लिए कैसे काम करूँगी, क्या क्या मेरे मन में है, क्या क्या आगे हम लोग को काम करना है। बस वही लक्ष्य है मेरा कि एक नया अलीनगर बनाए। परसों है नॉमिनेशन, अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं लोगों से बात करते जा रही हूँ फ़ोन पे, सब बोल रहे हैं कि सब आ रहे हैं, भारत के हर कोने से लोग आ रहे हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। बस मैं चाहता हूं कि छपरा की जनता को एक बार बदलने की जरूरत है। एक बार बदल कर देखिए, अगर छपरा नहीं बदला तो फिर मुझे बदल दीजिएगा, बट मैं बदल के रहूंगा। मैं उसी संकल्प के साथ आया हूं, अपने बड़े भाई तेजस्वी जी के एक सिपाही बन के, महागठबंधन का सिपाही बन के, और बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए। और यहाँ जो व्यवस्था बाढ़ में प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और मैं प्रयास करूँगा कि जैसे लोग कोटा जाकर पढ़ते हैं, यहाँ के सारे स्कूलों का व्यवस्था मैं उस तरह करूं, हर अस्पताल का व्यवस्था एक बेहतर दिल्ली के एम्स की तरह करूं। मेरी जो क्षमता होगी, यहाँ के जितने भी मेरे बड़े लोग हैं, मेरे चाचा हैं ये, और सब लोगों के आशीर्वाद से मैं इन लोगों से सलाह लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ विधायक बनने नहीं, बल्कि यहाँ एक बेटा बन के मैं सबका प्यार लेने के लिए आया हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी का विरोध करना है, सबका प्यार लेना है, चाहे वो मेरे विपक्ष में क्यों ना हो। जितने प्रत्याशी हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि आपकी भी आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है, मुझे बीजेपी की भी आशीर्वाद की ज़रूरत है, मुझे कांग्रेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो किसी पार्टी के नहीं बल्कि वो मेरे अपने हैं और मुझे उनसे प्यार है। बिहार में एनडीए खासकर भाजपा ने अपना प्रचार युद्ध शुरू कर दिया है। कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो रैलियां की, तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने 2 रैलियों को संबोधित किया। इस बीच भाजपा ने पीएम मोदी समेत अपने 40 स्टार प्रचारकों के नाम जारी कर दिए हैं। इनमें पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 5 मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में नामचीन चेहरों और कलाकार स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, गायक पवन सिंह और रवि किशन को भी शामिल किया गया है। मनोज तिवारी और रवि किशन को बिहार पहुंच भी गए हैं। बिहार पहुंचते ही रवि किशन ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा सच्चाई और विकास के साथ रहा है और रहेगा। बिहार अब खुद को कभी किसी जंगल राज में नहीं बदलेगा। आइए सुनते क्या कहा अभिनेता और भाजपा नेता रवि किशन ने। ऐतिहासिक जीत हुई, 170 पार हुई। बिहार में विकल्प नहीं है, मोदी जी का, नीतीश जी का कोनो विकल्प नहीं। सच्चाई विकास के साथ बिहार है और सदैव रहेगा। ये माँ जानकी की पावन धरती, गुरु गोविंद जी की धरती, चाणक्य की धरती है। अब बिहार अपने आप को पीछे कहीं जंगल राज में नहीं ले जाएगा। वो कहते हैं, हम लोग देते हैं। गोरखपुर में जहां हम सांसद हैं, आप आके देखिए, सुंदरता और भव्यता उत्तर प्रदेश में देखिए। जहां भी डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के पद चिन्हों पे मुख्यमंत्री चलते हैं, वहां विकास होता, रोजगार होगा। मखाना इंडस्ट्री से लेके भोजपुरी इंडस्ट्री सब कुछ यहीं लगेगी। बहुत बड़ा रोजगार होगा। जेनजी क्राउड, युवाओं पर मोदी जी का और नीतीश जी का इस बार फोकस होगा। नहीं, ये सब ये झूठी भ्रांतियां विरोधी फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी और अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जो तय किया है उस पर अटल रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश जी का चाहे। बिहार की 121 सीटों के लिए नामांकन आज पूरे हो गए। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मुकेश सैनी, खेसारी लाल, अनंत सिंह, ओसामा समेत कई प्रमुख प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, इसके बाद नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी के साथ 13 अक्टूबर से दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए भी नामांकन शुरू हो चुके हैं। नामांकन के साथ निर्वाचन आयोग ने वोटिंग के लिए भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एसआईआर के बाद इस चुनाव में निर्वाचन आयोग ने के एक और आदेश पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल भाजपा की मांग पर आयोग ने मुस्लिम महिलाओं की पहचान के लिए बुर्का हटाकर देखने का आदेश जारी किया है। विपक्ष इसे निजता का हनन बता रहा है।
आयोग ने कहा कि बुर्के का ये नियम नया नहीं है। आयोग ने सफाई दी कि टीएन शोषण के समय ही यह नियम बनाया गया है। आयोग के अनुसार हर बूथ पर इसके लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को तैनात किया जा रहा है। आंगनबाड़ी महिलाएं बूथ के अंदर ही बुर्का उठाकर मुस्लिम महिलाओं की पहचान करेंगी। आयोग ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में मर्यादा और निजता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि औरंगाबाद वासियों की विडंबना है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की नजर में औरंगाबाद नेता विहीन हो गया है, जिसके कारण भाजपा ने बाहरी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि इससे यह साबित हो गया कि औरंगाबाद के नेतृत्व पर भाजपा के शीर्ष नेताओं का कितना भरोसा रह गया है। उन्होंने कहा कि मैं 2 बार से विधायक हूं और आज भी कांग्रेस के शीर्ष नेता हम पर भरोसा करते हैं। उनके नेतृत्व में एक बार फिर टिकट दिया गया है और हमें पूर्ण भरोसा है कि इस बार भी औरंगाबाद की जनता हमें भारी बहुमत से जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेगी। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि और भाजपा के जो समर्थक उम्मीदवार है बाहर से आयातित किए गए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि क्या औरंगाबाद नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है और उस नेतृत्व करने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार के रूप में मुझे भेजा है। 2 बार यहाँ की जनता ने अपना अपार प्रेम और स्नेह और मत देने का काम किया है। बिहार के सियासी समर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।